गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिग्नेचर के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत। वेलकम यू ऑल टू दिस 3 डे स्पेशल प्रोग्राम ऑन सिग्नेचर। ये हमारा 3 दिनों का सफर है, जो जहां हम सिग्नेचर की चर्चा कर रहे होंगे, सिग्नेचर को समझ रहे होंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं, लिवरेज कर सकते हैं। और ये हमारे क्लासेस लगातार 3 दिन चलेंगे, आज, कल और सैटरडे को। थर्सडे विच इज टुडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एट 11 AM। तो दिस इज 3 डे कॉम्प्लीमेंट्री सेशन ऑन सिग्नेचर। और इसी की बारीकियों को, इसी के डिटेल को हम आज अपने डीप डाइव करने वाले हैं और उसको आज समझने वाले हैं। ठीक है, हमारा चलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। आज एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग क्लास है, जो सिग्नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम समझेंगे और फिर उससे आगे हम बढ़ते चलेंगे। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ रहा है, प्लीज बियर अंटिल। अब देखिए, सिग्नेचर की क्यों बात करें सबसे बेसिक से। मैं हमेशा एक चीज आप लोग को हर क्लास में बोलता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका वाई समझना बहुत जरूरी है, कि वो काम हमें क्यों करना है, वाई वी शुड डू इट। अगर आप टीचर नहीं है, बैंकर नहीं है, तो आज की तारीख में एक आम आदमी अपना सिग्नेचर बहुत कम करता है। इन अ नॉर्मल डे, इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन जहां आपको रेगुलर सिग्नेचर करना है, तो आप बहुत कम सिग्नेचर करते होंगे, क्योंकि बैंक आपको जाना नहीं पड़ता, हर काम आपका ऑनलाइन हो जा रहा है। और काफी सारे डिजिटल सिग्नेचर्स आ गए। तो द यूजेज एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिग्नेचर इन द नॉर्मल लाइफ हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। और ये जो रिडक्शन है, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर इज अ व्हीकल। सिग्नेचर एक गाड़ी है, एक, जो हमारे लक को एक्सेलरेट कर सकता है। तो सिग्नेचर हैज अ पोटेंशियल टू एक्ट एज अ लक एक्सेलरेटर। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रेमेडी एवर इमेजिन्ड। मतलब पूरे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में इससे सिंपल रेमेडी कुछ नहीं हो सकता। सबसे सिंपलेस्ट रेमेडी। और ये एक ऐसा रेमेडी है जो हर इंसान कर सकता है, सिर्फ अपने जीवन के 3 से 5 मिनट लगा के। नॉट अ बिग डील ना। अपने जीवन के सिर्फ 3 से 5 मिनट को लगा के, 3 to 5 मिनट, अ पर्सन कैन लिवरेज द ब्यूटी ऑफ दिस सिग्नेचर एंड यूज दिस टू देयर रोल प्ले, यूज दिस इन देयर रियल लाइफ, कि हम इसको अपने रियल लाइफ में यूज कर पाए। अपॉर्चुनिटी है, क्षमता है, हम इसको यूज नहीं कर रहे। और हम यहाँ यही सीखेंगे कि इसकी क्यों नीड है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और क्यों हमें इन चीजों को सीखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा जो चीज है सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक। सिग्नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मल्टी डिसिप्लिनरी इन टॉपिक है। क्यों है वो समझते हैं। सिग्नेचर, अब देखिए, नॉर्मली जब डिजिटल सिग्नेचर नहीं आया, तो हम सिग्नेचर हमेशा लिख कर करते थे। जैसे अभी मैंने आपको सिग्नेचर लिखा। तो सिग्नेचर इज अ टॉपिक, सिग्नेचर इज अ सब्जेक्ट विच इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन द नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब वैसी चीजें जहां मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। क्या क्या इन्वॉल्व है वो समझते हैं। सबसे पहले जो इन्वॉल्व है इसमें, उसका नाम है न्यूमरोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो भी आप सिग्नेचर करेंगे, या तो इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे, मतलब देयर आर गोइंग टू बी लेटर्स। लेटर होने वाले हैं वहां पे। अब लेटर है तो एक नंबर है, एक नंबर है तो एक एनर्जी। Since our signature is including letters, and the letters are the carrier of energy, either in form of planets or in form of number, ये इनका एनर्जी एबिलिटी, तो इसको न्यूमरोलॉजी ने इसको डिटेक्ट कर लिया। न्यूमरोलॉजी की चर्चा हो गई। अब दूसरा थिंग जिसको हम लिख रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी।
तो सिग्नेचर इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का मतलब हाउ वी राइट, कितने थिक लिख रहे हैं, थिन लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, उसकी बात है। तो ग्राफोलॉजी इज ऑल अबाउट ब्रेन राइटिंग। जो हमारा दिमाग सोचता है वो हम लिखते हैं, और जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड हैंड राइटिंग। और ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। तो सिग्नेचर इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफोथेरेपी। सिग्नेचर इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी का मतलब यूजिंग आवर राइटिंग टू ब्रिंग सर्टेन एक्शंस इन अ ह्यूमन लाइफ। किसी इंसान के जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अब उसके हैंडराइटिंग को यूज करना, इसको हम बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। तो सिग्नेचर ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी दोनों का हिस्सा है। ठीक है। तीसरा जो हिस्सा हमारे सिग्नेचर की स्टडी में आता है उसका नाम है सैक्रेड ज्योमेट्री। So the third subject that comes and plays its significance in the study of signature is sacred geometry. Sacred geometry क्या है? Sacred geometry, बचपन में ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ज्योमेट्री में बात करते हैं तो रेशियो की बात होगी, लेंथ की बात होगी, ब्रेथ की बात होगी, हाइट की बात होगी, विड्थ की बात होगी, रेशियो की बात। तो दिस इज ऑल अबाउट सैक्रेड ज्योमेट्री। सैक्रेड ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट जो बहुत क्लोज है ग्राफोलॉजी से, बट इसका अपना एक एग्जिस्टेंस भी है। So sacred geometry has got many overlapping features, many overlaps from the subject of graphology, but it has its own significance. और ये तीनों की जरूरत पड़ती है हमें एक अच्छा सिग्नेचर तय करने के लिए। तो one is going to need the beauty of all these three sciences put together to craft a beautiful signature. एक अच्छा सिग्नेचर क्राफ्ट करने के लिए, एक अच्छा सिग्नेचर क्यूरेट करने के लिए हमें इन तीनों साइंसेस की जरूरत है। किसी भी एक के बेस पे अगर आपने क्रिएट किया तो वो जो हमारा सिग्नेचर होगा वो इम्पार्शियल होगा। इम्पार्शियल का मतलब वो अपने पूरे पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व इट्स कंप्लीट पिक्चर। जो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, हमारी जो पूरा की पूरा जो एक्सपेक्टेशन है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमें इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना। वी हैव टू स्टडी दिस साइंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवली। इन 3 दिनों में हम इस सिग्नेचर को, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर सिग्नेचर तो एक छोटा सा टॉपिक, इसके लिए हम 3 दिन की चर्चा क्यों कर रहे हैं। सिग्नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर 3 दिन तो क्या, अगर मैं 3 महीने का भी कोर्स डिजाइन कर दूं तो भी कम पड़ेगा। और क्यों? आपके सामने आंसर है। क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और सैक्रेड ज्योमेट्री, प्रीडोमिनेंटली ये 3 चीजें। इसके अलावा और भी साइंसेस हैं जिनका रोल प्ले होता है, बट ये तीन एक ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब जो प्रीडोमिनेंटली इन चीजों को जोड़कर, इन चीजों को इन्वॉल्व कर कर साथ में लेकर आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इन तीनों ही हिस्से से सिग्नेचर को सीखेंगे कि वो कौन कौन सा हिस्सा है, वो कौन कौन सा बेसिक है इस सब्जेक्ट का जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पे सीखने में। और फिर जब हमारा फाइनल क्लास होगा सैटरडे को, उस दिन हम बात करेंगे कि कैसे इन सबको जोड़ के हम अपने लाइफ में एक अच्छा सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों के बाद, इन द कंप्लीट 3 डे जर्नी, आप अपने लिए एक अच्छा सिग्नेचर क्यूरेट कर पाएंगे और इस कैपेबल बन पाएंगे कि आप दूसरों को भी अच्छे सिग्नेचर के लिए गाइड कर पाए। ठीक है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा मिशन स्टेटमेंट है। तो मिशन स्टेटमेंट याद रखिएगा। मिशन स्टेटमेंट इज दैट कि अगले 3 दिन के बाद हम अपने लाइफ में एक लक एक्सेलेटर जोड़ेंगे, जिस एक्सेलेटर का नाम है एक अच्छा सिग्नेचर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक हिस्से की चर्चा करेंगे, एक एक हिस्से को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। 10 सेकेंड में द व्हाइट बोर्ड विल कम। अब देखिए, सबसे पहले हम अपना जो हिस्सा, अपना जो डिस्कशन करेंगे
वो डिस्कशन करेंगे ग्राफोलॉजी से। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्राफोलॉजी। अब ग्राफोलॉजी जो वर्ड है, ये दो चीजों से मिलके बनता है, ग्राफो, और ये जो वर्ड है वो आता है लोगस से। द वर्ड लॉजी कम्स फ्रॉम लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी। जैसे न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये जो वर्ड लॉजी आप जहां देखेंगे ना, तो आंख बंद करके मान लीजिए ये किसी सब्जेक्ट की स्टडी की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग। तो दिस लॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लोगस। ये जो लोगस है वो लैटिन वर्ड है। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जिसका अपना कोई भी वर्ड नहीं है। दिस इज अ टायरनी। एक बड़ा सैड मोमेंट है इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोई वर्ड नहीं है। उसके जितने वर्ड है वो किसी ना किसी दूसरे लैंग्वेज से आयात किए गए, लैटिन से, ग्रीक से, रोमन से, हिंदी से, संस्कृत से, और उनको एक नए कलेवर में पेश किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमें है। अब चलते हैं वर्ड ग्राफो के पीछे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय ग्राफो, कि ग्राफो का मतलब क्या है। एक और चीज जिनसे क्वेरी बार बार आ रही है, तो जितने हमारे क्लासेस होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन हो, मेन कोर्सेस हो, हर क्लास का मिनट बाय मिनट रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। एज ए इंस्टीट्यूट हमें कोई डर नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है आपको नॉलेज इम्पार्ट करना। और हम जानते हैं कि यहाँ कोई बैठा कालिदास नहीं, मैं भी कालिदास नहीं हूँ। क्या आपने एक बार सुना, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि एक बार आपने सुना और आपको याद हो गया हमेशा के लिए? ये सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कोई नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज को एक बार पढ़ लेते हैं वो उनको याद हो जाता था। हमारा जो संविधान जब बाबा साहेब ने लिखा था वो जल गया, तो चर्चा हुई कि भाई दोबारा क्या करेंगे। सालों साल की मेहनत थी संविधान सभा की, तो राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया गया। उनको याद था पूरा, क्योंकि उन्होंने संविधान एक बार पढ़ा था, फाइनल कॉपी। उन्होंने बोला मैं लिख दूंगा, और उन्होंने पूरा संविधान लिख दिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एकेडमिक जीनियस, इसीलिए भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो जिस चीज को एक बार देख लेते थे, उन्होंने किसी भी एग्जाम में 100 से नीचे स्कोर नहीं किया। जब उन्होंने अपने ग्रेजुएशन का पेपर दिया था, तो एग्जामिनर ने उनको मार्किंग दी थी कि जो स्टूडेंट है इज बेटर देन द टीचर, इसलिए मैंने कोई मार्किंग नहीं की है। अगर मुझे 100 से ऊपर देना था, कैन गिव मोर देन 100। तो ये अगर आप उस लिस्ट में नहीं आते हैं, तो मतलब आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है, और बार बार पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए रिकॉर्डिंग चाहिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगा, और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोई सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि आप रिकॉर्डिंग किसी को शेयर मत करिए। वो करेंगे तो फिर उसका अपना रिप्रकशन है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप लोग ऑफिस में है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू योर वर्क। अपने रिकॉर्डिंग्स को जब चाहे तब रेफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सेशन के नोट्स नहीं आते हैं, ये सही बात है। अभी तक तो ये ऐसा ही होता है कि नोट्स नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिएगा ना नोट्स बनाने का। वैसे अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछेंगे सर क्या स्टूडेंट्स को नोट्स मिलना चाहिए, तो मेरी इच्छा नहीं होती। वो तो चलो एक कॉमर्शियल वर्ल्ड है, एक थोड़ा कॉमर्शियल साइड ऑफ कोर्सेज देखना पड़ता है। वरना पर्सनली अगर मैं अपनी इच्छा की बात करूं, तो मैं नोट्स का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग का सपोर्टर हूं मैं, नोट्स का सपोर्टर नहीं। नोट्स हमेशा स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बनानी। हाँ, कुछ एडिशनल ऐसा रीडिंग मटेरियल है, वो होना चाहिए, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, बट नोट्स पार्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे ना, वो पीडीएफ नोट्स नहीं मिलते, खत्म हो गए कहानी। कॉलेजेस में तो कभी नहीं मिलते। स्टूडेंट हैज टू, क्योंकि वो नोट क्या है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। नेवरदलेस कॉम्प्लीमेंट्री सेशन के नोट्स नहीं आते, वापस आते हैं। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अब जो ये वर्ड ग्राफो है, इस ग्राफो का मतलब होता है हैंड राइटिंग। दिस वर्ड ग्राफो मीन्स हैंड राइटिंग, जो हम लिखते हैं। तो आप किसी के सिर्फ हैंड राइटिंग को देखकर बता सकते हो उस पर्सन के बारे में। और जब इसी हैंड राइटिंग को हम पर्सन की लाइफ में कुछ ठीक करने के लिए यूज करते हैं,
उसको बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। तो ग्राफोथेरेपी इज अ सब ब्रांच ऑफ ग्राफोलॉजी। ये इसी का एक छोटा सा ब्रांच है जो हमें हेल्प करता है किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ये रिजोल्यूशन है। तो ग्राफोथेरेपी इज अ सब ब्रांच ऑफ ग्राफोलॉजी। ये ग्राफोलॉजी का ही अपना ब्रांच, अलग से कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। अगर ग्राफोलॉजी के थोड़ा इतिहास की बात कर ले, तो ग्राफोलॉजी को, या जो लिखना का फॉर्म है, लगभग 3000 बीसी में सुमेरियन में सबसे पहले में रिटन फॉर्म्स मिलते हैं, जिन्होंने रिटन टेक्स्ट के फॉर्म में स्क्रिप्ट यूज किए थे। 3000 बीसी, मतलब लगभग आज से 5000 साल पहले। लगभग 500 बीसी में एक रिसर्चर हुए थे, कर्फिकस, जिन्होंने बोला, जिन्होंने एक लाइन दिया, बिवेयर ऑफ ए मैन हु राइटिंग स्वेज लाइक अ रेड इन द विंड। इट वाज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल लाइन, जिन्होंने हैंडराइटिंग के पेज पे लोगों को वार्न किया। ये था 500 बीसी। मॉडर्न डे जो राइटिंग है, ये आया है 17th सेंचुरी में, जिसको हम मॉडर्न ग्राफोलॉजी बोलते हैं, फ्रॉम इटली। इटली में एक शहर था, बोलोगोना। तो बोलोगना वाज अ सिटी जहां से मॉडर्न ग्राफोलॉजी, जिसको हम आज जिस शेप में जानते हैं, वहां से ओरिजिनेट किया है। 19th सेंचुरी में इट स्प्रेड टू फ्रांस, देन टू यूरोप, इजराइल, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। जो ग्राफोलॉजी अपने आप में टर्म है, द टर्म ग्राफोलॉजी एज अ टर्म केम फर्स्ट इन 1871। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी एज अ टर्म आया 18th सेंचुरी में। तो एक रिसर्चर हुई थी, रोजा बॉम, जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, कैरेक्टर इंडिकेटेड बाय हैंडराइटिंग इन 1871। जहां से फिर ये सब्जेक्ट आने लगा। अर्ली 1900 में इसका कॉमर्शियल वर्जन आने लगा। बाद में फिर एक दूसरे बड़े अच्छे रिसर्चर हुए, डॉक्टर एरिक सिंगर, जिनको जो स्टूडेंट थे डॉक्टर लुडविग क्लेक। तो डॉक्टर लुडविग क्लेक इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ग्राफोलॉजी। और फिर वहां से ग्राफोलॉजी कभी रुका नहीं, बढ़ता चला गया। बहुत सारे रिसर्चर्स आए, बहुत सारा काम किया और आगे बढ़ते चले। ये तो था ग्राफोलॉजी का एक इतिहास, कि ग्राफोलॉजी क्या है, कैसा होता है, उसको समझने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आप एक 2 डायमेंशन प्लेन को देखेंगे, तो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। एक और एक्सिस होता है जो ऊपर और नीचे जाता है, जिसको जेड एक्सिस बोलते हैं, जो 3D प्लेन में आता है। तो ग्राफोलॉजी में ये 3 चीजें यूज होती हैं: हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और विड्थ, जो हमारा जेड एक्सिस है, विच इज 3 डायमेंशनल प्लेन। मैं आप लोग को एक इमेज दिखाता हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन है। तो दिस इज 3 डायमेंशनल प्लेन, जो आप देख पा रहे हैं। ये हमारा, इन्होंने अपोजिटली अपोजिटली विजुअलाइज किया है। तो दिस इज गेटिंग विजुअलाइज फ्रॉम द टॉप, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, जो टॉप से विजुअलाइज कर रहे हैं। तो 3 एक्सिस है। अगर आप 2D रहेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 सेकंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अब देखिए, पूरे सिग्नेचर में या ग्राफोलॉजी में 3 चीजें जरूरी है। पहला जोन, दूसरा स्लैंट, तीसरा प्रेशर। The zone, slant and pressure are 3 important बिल्डिंग प्रिंसिपल, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, जो हमें एक अच्छा सिग्नेचर डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए, जोन और स्लैंट एक ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख कर समझ सकते हैं। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। प्रेशर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देख कर समझने का कोई रास्ता नहीं है। इट हैज टू बी फेल्ट। इसको देख कर जज करना बहुत टफ होता है। ये आपको
अगर आपके सामने किसी ने लिखा है पेन एंड पेपर पे, तो आप टच करके फील करके पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर उसने यूज किया है। हाँ, वैसे अभी कुछ पेन्स आ गए हैं जिनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, जो इंसान के प्रेशर को मॉनिटर करता है कि इंसान कितने प्रेशर से लिख रहा है। तो ऐसे कुछ पेन्स हैं, मैंने ऑफ लेटली देखा है यूएस में। इंडिया में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट एक दो मेरे पास कंपनी आई थी कि दे आर स्टार्टिंग दैट पेन, तो वो मेरे नॉलेज में है। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरुआत करेंगे हम जोन्स के साथ। विल स्टार्ट विथ जोन्स। अब तीन जोन होते हैं: अपर, मिडिल और लोअर। अपर, मिडिल और लोअर। बचपन में आप सब लोगों ने एक 4 लाइन नोटबुक पे प्रैक्टिस किया होगा, सबने किया है ना? याद आया कुछ? बचपन में 4 लाइन की कॉपी हुआ करती थी, और आपको टीचर डांटा करते थे, ये लेटर यहां से शुरू क्यों नहीं किया, ये लेटर यहाँ पे एंड क्यों नहीं किया। रिमेम्बर दैट? अभी भी आप अपने बच्चों को आप डांटते होंगे उस कैलीग्राफी के क्लास के लिए। तो वो जो पूरी की पूरी जो कैलीग्राफी है ना, वो ग्राफोलॉजी बेस्ड है। द कंप्लीट कैलीग्राफी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ग्राफोलॉजी। बचपन को याद कर लीजिए, जोन समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जोन आप नॉर्मली नॉर्मल नोटबुक में नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं, बट 4 लाइन नोटबुक में समझना आसान होता है। 2 लाइन नोटबुक में या प्लेन शीट में समझने में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं अपर जोन क्या है, मिडिल जोन क्या है, लोअर जोन क्या है। अब ये देखिए, आप जो सबसे ऊपर वाली हैंडराइटिंग देख रहे हैं, दिस इज अपर जोन। दिस इज डोमिनेंट अपर जोन। मतलब पर्सन ने अपर जोन के हिस्से को में ज्यादा लेटर्स को ले जाने की कोशिश की है। ये मिडिल जोन में है, पर्सन ने सब कुछ इन 2 लाइनों के बीच में रखने की कोशिश की है। ये डोमिनेंट लोअर जोन है, पर्सन ने नीचे वाले एरिया को टारगेट किया है। ठीक है, जस्ट विजुलाइज इट फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए देखिए, यू विल गेट एन आइडिया कि अपर जोन हैंडराइटिंग्स क्या होते हैं, लोअर जोन हैंडराइटिंग्स क्या होते हैं, और मिडिल। डोमिनेंट का मतलब कि आपके मैक्सिमम लेटर वहां जा रहे हैं, मैक्सिमम लेटर्स उस एरिया में टच कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। 30 सेकंड है, विजुलाइज कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 30 seconds फॉर यू टू विजुलाइज इट। चलिए, फिर आप समझते हैं, आप जानते हैं एक एक का मतलब, कि व्हाट इज मेंट बाय दिस, कि इनका मतलब क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, आप लोग भी अपने हैंडराइटिंग को देख सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप अपर जोन की तरफ ज्यादा लिखते हैं, अपर जोन इंसान को अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, एग्रेसिव होते हैं, लीड लेना इनको पसंद होता है, इंटेलिजेंस अच्छी होती है, लेकिन मेमोरी अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ जिद भी होता है, कहीं ना कहीं जिद्दी हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं अपने ही रास्ते पे, कि मेरा ही रास्ता सही है। दूसरा, सक्सेस और फेम को लेके आता है, अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं, हर सिचुएशन में हर सर्कमस्टांस में पॉजिटिव क्राफ्ट करना जानते हैं। अब क्या सीखा? अगर आपके पास कोई पर्सन आता है जो अंडर कॉन्फिडेंट, जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या करिए, उसके सिग्नेचर को उठा के अपर जोन में करवा दीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इफ यू मीट अ पर्सन हु इज अंडर कॉन्फिडेंट, या हु इज नॉट
गेटिंग दैट मोटिवेशन, तो उसके सिग्नेचर को क्या करेंगे हम, अपर जोन में ले जाएंगे कि भाई थोड़े टाइम के लिए तू अपर जोन में लिखने लग। ये हो गया हमारा सिग्नेचर थेरेपी, कि हमने सिग्नेचर से उसके कॉन्फिडेंस को चेंज कर दिया। बात कर लेते हैं मिडिल जोन की। मिडिल जोन इज अबाउट बैलेंस्ड। ये अपने हर चीज को बैलेंस में रखते हैं, किसी भी चीज की तरफ एक्सेस नहीं होते, ना ही ओवरली एम्बिशियस होंगे, ना ही ओवरली पेसिमिस्टिक होंगे। तो दे ऑलवेज मैनेज बोथ, अपने एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को बैलेंस करके, मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। साथ ही साथ डोमिनेंट मिडिल जोन एक ऐसा है जो परेशान को, जो इंसान को हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस में रियलिस्टिक सोचने पे भरोसा करता है। जो अपर जोन था, वहां पर्सन यूनिडायरेक्शनल सोचता है, एक चीज जो डिसाइड कर लिया उधर आगे बढ़ रहा है, दूसरे किसी का नहीं सुनना। मिडिल जोन क्या है? मिडिल जोन हेल्प यू टू लिसन टू द अदर पीपल, और आप एकोमोडेटिव बनते हैं, जहां आप सारे ओपिनियन को सुनकर, सारे ओपिनियन को कंसीडर कर कर फिर अपने डिसीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपको मिडिल जोन देता है। अब अगर मान लिया कोई गुस्से वाला है, किसी की बात नहीं मान रहा, जिद्दी है, उसको मिडिल जोन में ले आइए। मिडिल जोन उसको टोन डाउन कर देगा, मिडिल जोन उसको हेल्प करेगा उसकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए। बात करते हैं लोअर जोन की। लोअर जोन क्या है? लोअर जोन में हमें कभी किसी के सिग्नेचर को लेके नहीं जाना, हम लोअर जोन को कभी यूज नहीं करेंगे। लोअर जोन इंसान को पेसिमिस्टिक बना देता है, ये एक बेयर मिनिमम में जीने की कोशिश करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दे neither have not much expectation, नॉट दे वांट एनीथिंग, इनका जो डिजायर है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये एक पेसिमिस्टिक ग्रुप। तो लोअर जोन में हमको कभी सिग्नेचर लेके नहीं जाना, किसी का भी नहीं। जिसका लोअर जोन में है उसको भी उठा के मिडिल में लेके जाना है। तो हमारे लिए सिग्नेचर करेक्शन में अपर और मिडिल जोन ही प्रीडोमिनेंट जोन होगा, लोअर जोन की तरफ नहीं लेके जाना कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। ठीक है। कैसे लेके जाना है ये हम आगे सीखेंगे, जैसे सिग्नेचर पे हम अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गया हमारे जोन्स की। जोन्स के बाद जो हमें अगला चर्चा करना है, वो हम चर्चा करेंगे स्लैंट की। अगला जो हम चर्चा करेंगे वो है स्लैंट। समझते हैं स्लैंट क्या होता है और आप लोग को दिखाता भी हूं। स्लैंट देखे उससे पहले कुछ समझिए आप लोग। व्हाइट बोर्ड आ रहा है, अब देखिए। हमारी जो हैंड राइट जो लैंग्वेजेस है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। वॉट एवर वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्ट उर्दू। उर्दू या कुछ ऐसे दूसरे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो अभी हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं खासकर स्लैंट में, वो उन्हीं लैंग्वेजेस पे एप्लीकेबल है जो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज। जितने भी इंडियन प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है एक्सेप्ट उर्दू, सारे लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, इस स्कीम को बांट लेते हैं। लेफ्ट इज पास्ट, राइट इज फ्यूचर। लेफ्ट पास्ट है, राइट फ्यूचर। लेफ्ट इज पास्ट, राइट इज फ्यूचर, ये याद रखिएगा। whenever a language is written left to right, तो left will indicate past, right will indicate the future. सिमिलरली जो अपर जोन होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, जो लोअर जोन होता है वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। तो लेफ्ट पास्ट है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे लोअर जोन की तरफ, तो वो पास्ट है। राइट हैंड साइड फ्यूचर है, अपर जोन फ्यूचर है। ठीक है। अब आते हैं, अब आपको स्लैंट दिखाता हूं। अब ये देखिए,
स्लैंट को समझने के लिए आपको बचपन का ये जो आपका हथियार था, प्रोटेक्टर, यही बोलते थे ना इसको, या चांद, उसको याद कर लीजिए। ग्राफोलॉजिस्ट आर लाइक वास्तु एक्सपर्ट्स, इनको भी प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ती है। शुरुआती दिनों में आराम से प्रोटेक्टर यूज करिए, आपको हेल्प होगा। अब देखिए, ये जो आप एरिया डी देख रहे हो, जहां पे 10 डिग्री का वेरिएशन है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको सही मानते हैं, इट इज ओके। जो डी है वो ओके। ए बी और सी पे जाएंगे, ये सारे 20-20 डिग्री के। ई इज अगेन 30 डिग्री, एफ एंड जी आर 20 डिग्री ईच। हमारी हैंड राइटिंग या हमारा जो सिग्नेचर है, हमेशा डी और ई जोन के बीच में रहेगा। आवर सिग्नेचर का स्लैंट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन बिटवीन डी एंड ई। अगर आप सी बी ए की तरफ चले जाएंगे, वो आपको पास्ट की तरफ लेके चला जाएगा। इंसान पास्ट के थॉट में, पास्ट के ख्यालों में इन्वॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ ई एफ जी की अगर हम बात करेंगे, जैसे ही आप ई के हाफ वे से आगे बढ़ते, मतलब 15 डिग्री से आगे, मतलब ई का लास्ट 15 डिग्री एंड एफ एन जी, अगेन इंसान को ओवर फ्यूचरिस्टिक बना देता है। इंसान सिर्फ सपनों की दुनिया में, डे ड्रीमिंग के वर्ल्ड में जिंदा रहता है, रियलिस्टिक सेंट्रिक नहीं होता। अब इस स्लैंट को हम रियल हैंड राइटिंग में देख लेते हैं। दिखाता हूँ स्लैंट। अब देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो एस है, अगर यहां मैं प्रोटेक्टर बनाऊं, तो ये एग्जैक्टली 10 डिग्री के हमारे रेंज में आता है। ये प्योर वर्टिकल है। लेकिन जब मैं यहां बनाऊं, ये राइट साइड स्लैंट कर गया है, इट हैज स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट। जो राइट स्लैंट करता है, जो राइट स्लैंट करता है, ये फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। और ये है लेफ्ट स्लैंट, दिस इज स्लैंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अगेन, लेफ्ट स्लैंट इंसान को पास्ट की तरफ लेके जाएगा। अब देखिए, जब इंसान अपने हैंडराइटिंग को लिखेगा, तो बहुत सारे वर्ड्स लिखेगा। द पर्सन इज गोइंग टू राइट नंबर ऑफ वर्ड्स। आप एक वर्ड पे डिसाइड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल हैंडराइटिंग देख के डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब एक पैराग्राफ लिखा के कि व्हाट इज मोस्ट कॉमन, कि पर्सन के लाइफ में सबसे कॉमन क्या है, जो कॉमन है, मतलब जिसको प्रिडोमिनेंटली अपने राइटिंग में यूज कर रहा होगा, वो आपको ये दिखाएगा कि पर्सन पास्ट की तरफ है या फ्यूचर की तरफ। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास स्लैंट का एग्जांपल हुआ, तो मेरे पास रियल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। अलाउ मी सेकंड, मैं देखता हूँ, होगा मेरे पास पक्का। 10 सेकंड दीजिए, विल शो यू स्लैंट, होगा मेरे पास। ये देखिए आप लोग, अब ये जो आप देख रहे हैं, सेकंड लाइन, दिस इज राइट स्लैंट। ये राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट स्लैंट है। ये लेफ्ट की तरफ स्लैंट। जस्ट लुक एट द पी, एल, टी, सारे के सारे लेफ्ट की तरफ झुक रहे हैं। इसको आप रिक्लाइन बोलते हो। जैसे आप अपने फ्लाइट में, आप बस की सीट पीछे की तरफ करते हैं, क्या करते हैं, रिक्लाइनर। तो जो लेफ्ट स्लैंट है, विच इज लाइक रिक्लाइन। जो राइट स्लैंट है, इसको हम इंक्लाइन बोलते हैं, क्योंकि आप आगे की तरफ झुक रहे हैं। जो आपका सबसे लास्ट एग्जांपल, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये आपका लेफ्ट स्लैंट है, ये आपका राइट स्लैंट। ठीक है, मैं अलग से भी दिखाता हूँ आपको, मेरे पास अलग से भी होगा एग्जांपल।
लुक एट दिस, बीच वाला लाइन देखिएगा। अब ये अगेन लेफ्ट की तरफ झुक रहा है तो रिक्लाइंड है, ये वर्टिकली स्ट्रेट है, ये राइट की तरफ झुक रहा है इसलिए इंक्लाइंड। लुक एट एल डी, विच इज स्लैंटिंग टुवर्ड्स राइट, ये मतलब राइट की तरफ हमारे 10 डिग्री वाले जोन में। ठीक है, अब देखिए हमें अपने हैंड राइटिंग में, मतलब अपने सिग्नेचर में, 10 सेकंड व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, हमें अपने सिग्नेचर में हमेशा वर्टिकल रहना है। वर्टिकल का मतलब 10 डिग्री, जो आपको दिखाया था जोन, 10 डिग्री के जोन के अंदर में। बहुत वैसे लोग, नॉर्मली इंसान को हमें वर्टिकल सिग्नेचर की तरफ प्रमोट करना है। जो रिक्लाइन है मतलब लेफ्ट की तरफ जो स्लैंट है, ये किसी सिग्नेचर में कभी नहीं करवाना है। लेफ्ट स्लैंट हम कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन वैसे केसेस में अगर पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट के ख्यालों में डूबा हुआ है, पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अपने अंदर ही छुपा रह रहा है, अपने रियल एस्टेट को पहचान नहीं पा रहा है, वैसे कंडीशन में उनको हम राइट स्लैंट करवाते हैं। तो राइट स्लैंट ऑफ सिग्नेचर इज यूज्ड in the cases of the person where the person is underconfident या the person is living in the world of past। वो सिर्फ अतीत को सोच के, पास्ट को सोच के पास्ट में ही इन्वॉल्व है, उसके आगे वो सोचता ही नहीं। सिर्फ उसके आगे वो सोचता नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो राइट स्लैंट हम कभी कभी यूज कर सकते हैं, दिस इज टू बी यूज ओनली इन द केसेस जहां की रिक्वायरमेंट है। वर्टिकल स्लैंट फॉर सिग्नेचर ये हमारा आइडियल रास्ता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? वर्टिकल स्लैंट करवाएंगे, दूसरा अपर और मिडिल जोन में सिग्नेचर को रखना है। ये दो चीजें हमने सीख ली। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रेशर की। मैं बता देता हूं प्रेशर होता क्या है। वैसे प्रेशर हमारे सिग्नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिग्नेचर इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड सिग्नेचर, मतलब प्रेशर। अब ये देखिए, जस्ट लुक एट द लास्ट लाइन। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों की आदत होती है पेज पे बहुत गड़ा गड़ा के लिखने की। जैसे अगर आप किसी पेज पे लिखेंगे तो पेज की दूसरी तरफ दिख जाए, इसको हम बोलते हैं हेवी प्रेशर। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बारीक लिखते हैं, जो हमारा सबसे राइट एग्जांपल है, वो लाइट है। और जो बीच वाला है एवरेज है। हमें हमेशा प्रेशर बीच वाला यूज करना है। जो हैवी प्रेशर होता है वो इंसान को स्ट्रेस में इंडिकेट करता है। हैवी प्रेशर इंडिकेट्स कि पर्सन स्ट्रेस में है, पर्सन किसी बात को लेके परेशान है, मानसिक तौर पे अशांत। तो हैवी प्रेशर इंडिकेट्स अशांति इन द माइंड। तो मेंटल जो कन्वीनियंट है, मेंटली जो कन्वेंस है, उसको दिखाता है वो। ठीक है, साथ ही साथ हेवी प्रेशर ऑल्सो लीड टू अ फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट। पर्सन कंसिस्टेंट नहीं रहता, पर्सन किसी भी एक चीज पे टिक नहीं पाता है, फ्रिक्वेंटली चीजों को बदलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अ, इसकी लाइट प्रेशर की। लाइट प्रेशर इंडिकेट करता है चीजों को कैजुअल लेने के लिए। हर घटना को, हर चीज को हम बहुत कैजुअली लेते हैं। ला, दूसरा लाइट प्रेशर क्या इंडिकेट करता है? दे नॉट वेरी सीरियस, चीजों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमें हमेशा एवरेज प्रेशर ही सिग्नेचर में बिल्ड करना है। तो सिग्नेचर जब भी बिल्ड होगा, एवरेज प्रेशर में बिल्ड होगा, ना ही बहुत ज्यादा डीप, ना ही बहुत ज्यादा लाइट। ठीक है, ये हमारा आइडियल पाथ है, आइडियल अप्रोच है फॉर अ सिग्नेचर। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान नहीं रखना है। एक और चीज आपको बताता हूँ, वो है सिग्नेचर का पाथ। अब देखिए, मान लेते हैं ये आपका प्लेन है, आपका सिग्नेचर कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका सिग्नेचर हमेशा और हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 डिग्री। ये जो है मैक्सिमम 10 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं। स्ट्रेट भी नहीं रखना, 10 डिग्री ऊपर रखना। मतलब जहां से आपने सिग्नेचर शुरू किया है
वहां से जहां आपने खत्म किया है, ये हमेशा 10 डिग्री का एंगल होना चाहिए मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा कर देंगे आप तो गड़बड़ है, तो इंसान को डे ड्रीमिंग की ओर लेके जाता है। अगर नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे तो इंसान के डाउनफॉल को इंडिकेट करता है। इट शुड ऑलवेज लाइक अ एरोप्लेन। एरोप्लेन ग्राउंड से छोड़ रहा है, तो हमें एरोप्लेन ही बनाना है, ना ही बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ऊपर ले जाते हैं। अगर आप बहुत ऊपर ले जाओगे तो गलती करेंगे। आइडियल रेंज है कि आप ग्राउंड के 10 डिग्री तो मैक्सिमम अलाउड है, लेकिन आपको मैक्सिमम यहाँ पे 3 से 5 डिग्री पे, ये आइडियल रेंज है जहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। तो योर सिग्नेचर शुड नॉट हैव अ फ्लाइट ऑफ मोर देन 5 डिग्री। मतलब 5 डिग्री से ज्यादा का फ्लाइट रिकमेंडेड नहीं है। 10 डिग्री तक बुरा नहीं होता, आप कर सकते हैं, लेकिन वो हमें यूज नहीं करना। ठीक है, आगे चले। तो सिग्नेचर के पर्पज से हमें जो ग्राफोलॉजी से जो पॉइंटर्स चाहिए थे वो हमने ले लिए। सो वट एवर द पॉइंटर्स विच वर नीडेड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ग्राफोलॉजी वी हैव टेकन। एक और हिस्सा होता है ग्राफोलॉजी का, वो होता है स्पेस। इसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, इसकी चर्चा करूंगा जब सेक्टर ज्योमेट्री का हिस्सा लूंगा कल की क्लास में, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है सेक्टर ज्योमेट्री से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिस्से की ओर। ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, शुरुआत कर देता हूं, खत्म कल की क्लास में ही होगा। सिग्नेचर में न्यूमरोलॉजी के हिस्से को समझने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अल्फाबेट को नंबर में बदलने की कैपेबिलिटी। यू नीड अ कैपेबिलिटी टू चेंज अल्फाबेट टू नंबर। अब ये बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। कैल्डियन का तरीका है, पाइथागोरस का तरीका है, तो पाइथागोरियन बोलते हैं। कबाला का अपना तरीका है, सेफेरियल का अपना तरीका है, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हम जो यहाँ लिवरेज कर रहे होंगे वो लिवरेज कर रहे होंगे कैल्डियन के तरीके को। तो वी विल बी लिवरेजिंग द मेथड ऑफ कैल्डियन टू कन्वर्ट अल्फाबेट टू नंबर। अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, विल बी यूजिंग दैट। अब आपको बता देता हूं। ए, आई, जे, क्यू एंड वाई इज नंबर वन। बी, के, आर इज नंबर टू। सी, जी, एल एंड एस नंबर थ्री। डी, एम एंड टी नंबर फोर। ई, एच, एन एंड एक्स नंबर फाइव। यू, वी, डब्ल्यू नंबर सिक्स। ओ एंड जेड नंबर सेवन। एंड पी नंबर एट। ठीक है, ये हमारे 1 से लेके 8 तक के नंबर है। अब देखिए, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की खासियत ये है कि ये नंबर 9 को कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि इट बिलीव्स कि नंबर 9 इज अ डिवाइन नंबर, जो किसी भी ह्यूमन एफर्ट से क्रिएट नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी अल्फाबेट को नंबर 9 असाइन नहीं किया गया। नो नंबर हैज बीन असाइंड, नो अल्फाबेट हैज बीन असाइंड नंबर 9। जितने डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 8 के बीच में ही। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक जिसकी हम चर्चा करेंगे। एज वी मूव अहेड, जब हम कल की क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसके और डिटेल के बारे में, और चर्चा करेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारे सिग्नेचर को इम्पैक्ट करता है, कैसे उसको डेट ऑफ बर्थ से क्यूरेट करना है। फिर सेक्टर ज्योमेट्री की बात करेंगे। लास्ट क्लास में जब आएंगे तो फाइनल टिप्स अपने सिग्नेचर को डिजाइन करने के लिए। आज के सफर में इतना ही। सेशन ओपन है Q&A के लिए। कंचन मैम बताइए। गुड गुड मॉर्निंग सर। सर, जी। ये आपने जैसे कि राइट की तरफ झुकने के लिए कहा है, हम्म। तो राइट की तरफ जैसे कि ऐसे सिग्नेचर होगा तो ऊपर जाएगा, ये राइट हुआ। और उधर आप कह रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ झुकना है कि लेफ्ट की तरफ झुकना है, ये समझ में नहीं आया। मैम, मैंने कोई लेफ्ट की तरफ झुकने के लिए नहीं बोला है। हाँ, तो जैसे कि आपने वो दिखाया था ना,
प्लेस का जैसे को लिख के दिखाया था राइटिंग में, वो तो लेफ्ट की तरफ झुका था, तो उसको आप कह रहे हैं राइट है ये? कौन सा लेफ्ट? जो आपने लाइन पे लिख के दिखाया था, लाइन दिखाए थे। एस की बात कर रहे एस की बात नहीं है, प्लेस लिखा था ना, कि प्लीज लिखा था, वो जो है वो हैं मैम? जहां पी जो लिखा है था वहां आपका, जहां लिखा था वहां पूछते ना, ऐसे आप लोग वाइल्ड गेसेस करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना। वो पी जो है आपका लेफ्ट की तरफ झुका हुआ था, तो आपने कहा ये राइट साइड है लिखने का। अरे 10 सेकंड रुक जाइए। हाँ सर सर, थोड़ा रिलैक्स किया कीजिए। इसकी बात करें। हाँ, हाँ ये जी, हाँ लेफ्ट जी। झुका, ये लेफ्ट तो है क्या? क्या हाँ, लेफ्ट? ये ठीक तो है लेफ्ट। ये लेफ्ट झुका है, तो हाँ ये लेफ्ट है। राइट है? ये लेफ्ट है। नहीं, ये राइट लिखना का तरीका ये राइट है? ये लेफ्ट है मैम। ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है लेटर। हाँ, ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है ना, तो इसको आपने उस समय राइट बताया था कि ये राइट की नहीं, तरफ झुका लेफ्ट हुआ ही है। बताया। लेफ्ट ही बताया। अच्छा, और ये थर्ड लाइन बिल्कुल राइट है लिखने के लिए? थर्ड की हमने बात ही नहीं की है, हमने सेकंड और फोर्थ की बात की है इसमें से। अच्छा, ये फर्स्ट वाली किधर की तरफ झुकी है? मैम वही मैंने बोला ना, आपको सिर्फ सेकंड और फोर्थ देखना है, बाकी लाइन को इग्नोर कर दीजिए। बाकी लाइन ओ, आपका काम का नहीं है। ओके, ओके। खुद कन्वर्ट कर लीजिए मैम। हाँ जी। तो सर जी। आपने जो कैल्डियन के नंबर्स बताए थे ना, हम्म। वो अगर आप दोबारा बता सकते हो, नोट रिकॉर्डिंग कर से सुन लेते। लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आएगी। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। मुकेश सर बताइए। सर, दो तीन प्रश्न है। पहले भी बहुत ही सुंदर विषय है। इतना हमने डीप में सोचा नहीं था साइन के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात ऐसी है कि अगर हिंदी में अगर कोई साइन करता है तो उस हम्म। पे तो हम कैलेंडर मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, हिंदी भी लेटर्स को नंबर कन्वर्ट करने का तरीका है। वो हम इस सेशन में नहीं कर रहे बट उसका अपना एक डिफरेंट मेथड जरूर है कन्वर्ट करने का। हाँ, बट एक नंबर वाला छोड़ के बाकी सारे प्रिंसिपल आप लगा सकते हैं उसको, इस कोर्स के बेस पे और भी। दूसरा प्रश्न ये है सर कि अभी जैसा हमने अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन है, तो हमें हर बार वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? नहीं, जब आप प्रैक्टिस में होंगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से जोन में हैं। अच्छा। शुरुआती दिनों में और जरूरत पड़ेगा 4 लाइन नोटबुक का, किसी शुरुआती दिनों में इंसान प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरा प्रश्न ये है सर कि किसी इंसान के लिए अब इतने वर्षों से उसने साइन की प्रैक्टिस की, देन वी सेड कि अब चाहे साइन चेंज कर दो, तो इट विल टेक सम टाइम उस हाँ एनर्जी को बिल्कुल। देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हमें प्रैक्टिस करानी होगी कि भाई आप ज्यादा बिल्कुल से ज्यादा। बिल्कुल करानी पड़ेगी। बताऊंगा लास्ट क्लास में कितनी बार प्रैक्टिस करनी है। कितना दिन में हो जाता है सर वो तो? देखिए, इट वेरीज फ्रॉम 1 to 1, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट 43 डेज एक बहुत अच्छा रेंज है नई एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, 42 डेज। 43। 43, 43 दिन। और एक और प्रश्न था सर कि अभी ये जैसा आपने बोला था डी ले लो, उसका बेस लाइन बनाओ राइट साइड और पास्ट एंड और मानी ये जो था, तो तो उसके अनुसार सर अगर अपन देखेंगे तो अपने को हर समय डी लेके रखना पड़ेगा या वो प्रैक्टिस से हो जाएगा? देखिए, विथ प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा ना कहाँ। प्रोटेक्टर तो बचपन की बात है ना, स्ट्रेट लाइन इज 90, लेफ्ट जाएंगे तो 80 70 60 40 ऐसे जाएगा, राइट जाएंगे तो जाएगा, यू विल गेट एन आइडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। शुरू में जरूरत पड़ेगी, बाद में अपने आप याद हो जाएगा। बिना मैम बताइए। सर आपने अभी जो बोला लाइट प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोले आपने? मैम रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में है। ओके, थैंक यू सर। निर्मल मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। हेलो सर। मुझे पूछना था, मेरी एक्चुअल हैंडराइटिंग ही ऐसी है, मतलब कर्सिव में ना, मैंने कर्सिव कैलीग्राफी सब किया हुआ है, तो भी मेरी इनबिल्ट हैंडराइटिंग ऐसी हो गई है कि वो सब कुछ लंबा लंबा जाता है। तो मतलब ठीक करना कर्सिव में पड़ेगा। अगर एफ होगा तो वो ऊपर जाएगा ही, टी होगा तो वो ऊपर जाएगा ही। उसको ठीक करना होगा। बट सर स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल में नॉर्मली भी वो ऊपर जाता है ना सर? सो देखिए, हाउ कैन, लाइक नॉर्मली एल टी एफ ये सब ऊपर जाते ही है, आप तो इस हाउ पे डू वी डू? आप सिग्नेचर सिर्फ इसी लेटर से करती है? इसी नो, मेरे में सिर्फ सिग्नेचर से तो सारे बनता नहीं। देखिए, ए जो बाय ए। लेटर जो लेटर अपर जोन में जाना है वो जाएगा ही जाएगा, उसको जाना है तो वो आपके अपर जोन में काउंट नहीं होगा, बट जिनको नहीं जाना है वो जा रहा है, वो गलत। ओके ओके ओके, तो मतलब इट इज बेसिकली ओनली फॉर सिग्नेचर,
नॉर्मली लिखते हैं उसमें इतना फर्क नहीं? ये नॉर्मली हैंडराइटिंग में भी इंक्लूड होता है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ओके, या बट अगर जो नॉर्मली ऊपर नहीं जाता उसको ऊपर ले गए तो गलत? तो गलत। ओके ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट, थैंक यू। खुद कन्वर्ट कर लीजिए मैम। हेलो सर। सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था, वो आपने जो प्लीज लेट मी गो वाला स्लाइड शेयर किया था ना, हम्म, उसमें जो फोर्थ लाइन थी, हम्म। उसमें वो प्लीज शायद राइट में लग रहा था, लेट जो है लेफ्ट में लग रहा था, कुछ उसमें मिक्स लग रहा था, एक बार देखिए ऑब्वियसली खोलिए। ऑब्वियसली मिक्स होगा, मैंने सिर्फ प्लीज को ही बताया, वो मिक्स है, बिल्कुल सही हाँ, बात है, एल जो है वो मिक्स है। तो ये इसको मतलब कि ये मतलब देखिए अगर ये किसी की राइटिंग है तो उसको क्या जज करेंगे कि वो क्या है देखिए उसकी राइटिंग? हम हैंड राइटिंग जज नहीं कर रहे हैं, हम सिग्नेचर जज कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज समझिए। अगर सिग्नेचर ऐसा है, मान लीजिए थोड़ा सा अगर मतलब सिग्नेचर ऐसा फर्स्ट है, नेम इसको और इसको राइट नेम। इसको हम मिक्स्ड हैंड राइटिंग बोलते हैं, उसमें दोनों का इफेक्ट रहेगा, उसको आपको एक तरफ करेक्शन करके लाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर। और एक आपने बताया था कि जो इंक्लाइन होना है सिग्नेचर, वो 3 to 5 डिग्री के अराउंड रखें। गलत। तो अगर हम वो, है ना, तो गलत। वो जो गलत। हाँ, आपने फ्लाइट को इंक्लाइन पकड़ लिया, इंक्लाइन पे ज्यादा डिग्री बताइए। नहीं नहीं, जो आपने सिग्नेचर में बताया था वो क्या फ्लाइट 5। बताई है। अच्छा, फ्लाइट, ओके। सॉरी, फ्लाइट जो है, जैसे अब अगर हम उसमें साइन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे सिग्नेचर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा नहीं लेफ्ट होगा। की ओर? नहीं होगा, वो जैसे स्किल है आपने करने का। ऐसे, नहीं जैसे होगा ऐसे टिल्ट। किया तो नहीं होगा थोड़ा सा टिल्ट। टिल्ट हो जाता है। बिल्कुल टिल्ट नहीं होगा। सर हो जाता है वैसा, एक बार मैंने नहीं फिर। होगा मैम, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, उसको सीधा ही रखें, राइट। ऐसे प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस ओके, करना पड़ेगा। ठीक है सर। अंजलि मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी। सर वैसे कुछ एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ जवाब मिल गया है, लेकिन फिर भी एक बार जैसे जोन वाला अपर में और मिडिल में रखना है, लेकिन कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जैसे लोअर की तरफ जाते हैं, जैसे कि वाई जे, तो उसमें वो फिर माना नहीं जाएगा लोअर की देखिए तरफ? जो लेटर जिस जोन में जाते हैं उनको जाने से प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं जाना है उनका जाना दिक्कत है हमारे लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। रुचि मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी। सर मुझे पूछना था, वैसे एक क्वेरी का तो आंसर मिल गया कि जो लेटर्स अपर में जाते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं है, बट अगर किसी का सिग्नेचर बहुत बड़ा है, कोई अपना पूरा नंबर लंबा नाम लिखता है, तो उसके काफी अल्फाबेट्स ऊपर जाते हैं या काफी अल्फाबेट नीचे जाते हैं, तो उसका भी वेरिएशन आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई छोटा सा नाम लिखता है, कोई बड़ा बिल्कुल लिखता है, वेरिएशन आएगा, बिल्कुल वेरिएशन आएगा। तो जनरली सिग्नेचर्स छोटे प्रेफर्ड होने चाहिए, बड़े प्रेफर्ड होते हैं? देखिए छोटे और बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मैटर्स इज दैट कि जो करिए सही तरीके से करिए। अब लाइक मेरे जैसे, मेरा नाम है रुचि मित्तल, अब मित्तल में लिखूंगी तो सब कुछ ऊपर ऊपर में जाता है, MITTAL। पहली बात, जरूरी नहीं है वो सब ऊपर जाएंगे। ये आपका एक गलत थॉट है। सिर्फ एक, अगर आप एम कैपिटल लिख रही हैं तो वो मिडिल जोन से शुरू होगा, अपर जोन तक जाएगा, उसका जो कर्व बनेगा वो अगेन मिडिल जोन पे आएगा। जो आई है वो मिडिल जोन का लेटर है, ए है वो मिडिल जोन का लेटर है, जो एल और टी है वो अपर जोन के लेटर्स है। उनके कैसे मैटर करता है कि आप जो क्रॉस लगाती हैं वो क्रॉस कहाँ लगा रही हैं, ये बताऊंगा। टी स्पेशल केस है। टी ओके, का जो क्रॉस लगता है वो क्रॉस कहाँ लग रहा है वो डिसाइड करता है टी है कैसे। तो सिमिलरली या आई की डॉट भी अफेक्ट करेगी? बिल्कुल इफेक्ट करेगी, उसको आई डॉट बोलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। धर्मेंद्र सर खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर मेरा सिग्नेचर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। मतलब इनिशियली जब मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी से और जो एंड करता हूँ तो वो भी हिंदी से, बीच में रहता है इंग्लिश में, तो वो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, हिंदी लेटर्स हमारे इस 3 दिन के कॉम्प्लीमेंट्री सेशन के स्कोप में नहीं है। वैसे केस में आप न्यूमरोलॉजी वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी। सुनीता मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। क्या इसका हिंदी में मतलब PDF मिलेगा, नोट्स? देखिए किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लास का कोई नोट्स नहीं मिलता, तो कोई नोट्स नहीं आएगा। ओके, तो आपने जो नंबर बोले थे अभी 1 to रिकॉर्डिंग से रेफर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? ओके ओके, थैंक यू सर। मुकेश सर बताइए। सर बात एक और ये प्रश्न आया था कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स इफेक्ट। बिल्कुल करेगा।
बिल्कुल करेंगे, वो अगली क्लास बताऊंगा करेंगे। आगे, आगे आएंगे। हाँ। सर दूसरा प्रश्न ये था कि जो अपन जो अंडरलाइन करते हैं, बहुत से लोग अंडरलाइन करते हैं नीचे से, तो दैट आल्सो इफेक्ट, बिल्कुल क्योंकि बहुत से लोग कैपिटल लिख के नीचे अंडरलाइन करते हैं। और बताएंगे, खुद करेंगे मैंने आगे। ये भी सुना सर कि वो साइन करने के बाद 3 डॉट देना, 4 डॉट देना, सब ये सब जो मिथ है सब लास्ट क्लास में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि किसी ने बोला था कि 3 डॉट देने से जुपिटर स्ट्रांग होता है, तो मैंने करके देखा सर, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं उससे। वो जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक है फिर, आज के किसी और की क्वेरी तो हैंडल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के सफर में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कल 11 बजे ही, और अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है सिग्नेचर का। तो आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।